हेलो गाइज, गुलशन कैरियर क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पेपर सेकंड का मैथ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमने पहली जो वीडियो कराई थी उसमें हमने सीडीपी करा चुके हैं। तो हमारा मैथ का क्वेश्चन आता है। पहला क्वेश्चन है कि पूर्णांक 1 से 100 तक के मध्य अभाज्य युग्मों की संख्या क्या है। यानी ऐसे पूर्णांक लेने हैं, अभाज्य संख्या वे होती हैं जिनमें खुद के सिवा किसी और से डिवाइड नहीं जाए। तो ऐसे कितने जोड़े संभावित हैं और एक साथ आने चाहिए, यानी जोड़ों के साथ में। तो हम देख लेते हैं। हमारा पहला जोड़ा आता है 3,5। एक जोड़ा ये हो गया। सेकंड हम मान लेते हैं 5 और 7। थर्ड है एक हो जाएगा 11 और 13। और कौन सा हो जाएगा हमारा 17 और 19। और हम देख लेते हैं 29 और 31। उसके बाद में आता है हमारा 41 और 43। उसके बाद में देख लेते हैं हम 59 और 61। और उसके बाद में देख लेते हैं 71 और 73। इसके अलावा कोई और जोड़े संभावित नहीं है। इनमें सभी में 2 का गैप है और एक साथ में सभी जैसे कि हमारे जैसे क्रम से दिए गए होते हैं। इस तरीके से हमारे अभाज्य गुणों की जो संख्या है वो दी गई है। तो टोटल कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी टोटल कितने हैं हमारे 8। तो हमारा कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? 4 ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं 32 पर कि यदि 21168 इजिकल टू 2 की पावर a इंटू 3 की पावर b इंटू 7 की पावर c है, जहाँ a, b तथा c प्राकृतिक संख्या है, तो 4a माइनस 5b प्लस c का मान ज्ञात कीजिए। हम क्या करेंगे कि जो हमारी ये दिया गया है 21168, इसके हम फैक्टर कर लेंगे 21168। तो इसके फैक्टर कितने होंगे? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। इसके ये फैक्टर हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे कि 2 की पावर 4 लिख लेंगे और 3 की पावर 3 लिख लेंगे और 7 की पावर 2 लिख लेंगे। तो जो a की वैल्यू आई है वो हमारी 4 हो गई, b की वैल्यू आई है वो 3 हो गई और c की वैल्यू आई है वो 2 हो गई। क्योंकि ये a दिया गया है, a हमारा ये हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया। अब पूछा है उसने 4a माइनस 5b प्लस c। तो हम इसकी जगह पे वैल्यू रख देंगे। तो a की जगह पे हम 4 रखेंगे तो 4 4 जा कितने होते हैं हमारे 16, ठीक है। माइनस 5b की जगह हम 3 लिख देंगे तो 5 3 जा कितने होते हैं 15, ठीक है। प्लस c की वैल्यू कितनी है हमारी 2 दी गई है। तो हमारे इस तरीके से 16 में से 15 आई तो 1 और 2 टोटल कितने हो गए 3। इसका मतलब हमारा 3 ऑप्शन यानी 4 ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा 3। नेक्स्ट चलते हैं हम 23 पर। माना कि x एक वह सबसे छोटी संख्या है जिसे 8, 12, 20, 28, 35 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष रहता है। x के अंकों का योग ज्ञात कीजिए। तो देखो, जहाँ पर छोटी से छोटी संख्या आती है तो हम उसका LCM निकालते हैं, और जहाँ पर बड़ी से बड़ी संख्या होती है उसका हम HCF निकालते हैं। तो इसका हम LCM निकालेंगे। जो हमारा 8 है, 12 है, 20 है, 28 और 35, इसका हमारा जो LCM निकलेगा वो 840 आएगा, यानी 840। अब इसने कहा प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे। अगर शेष आता है तो हम ऐड कर देते हैं, और अगर आता कि जोड़ने पर तो हम घटा देते हैं। तो इसमें हम 5 ऐड कर देंगे तो कितना हो गया 845। अब इसने कहा x के अंकों का योग, तो 8 + 4 + 5। तो हम इनके अंकों को ऐड कर लेंगे तो 8 और 4 12, 12 और 5 कितने हो गए 17। इसका मतलब इसका 4 ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा 17, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम 34 पर। संख्याओं 50, 61, 92, 170 में से प्रत्येक में से कौन सी संख्या घटाई जाए ताकि इस प्रकार इसी क्रम में प्राप्त संख्या समानुपात में हो जाए। तो हम क्या करेंगे कि 50, जैसे कि हमें नहीं मालूम कि हमें कितनी संख्या घटानी है, तो हम क्या करेंगे कि 50 में से -x कर देंगे, और 61 में से हम -x कर देंगे, और 92 में से -x कर देंगे, और 117 में से भी हम -x कर देंगे। इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और x की वैल्यू निकाल लेंगे। जब हम x की वैल्यू इसको निकालेंगे तो हमारे क्या आएगी, x की वैल्यू 17 आ जाएगी, ठीक है। तो हमारा 2 ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी B ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं 35 पर। 35 है कि रुपये
1710 की एक राशि ए, बी तथा सी में इस प्रकार बांटी जाती है कि ए का 4 गुना, बी का 6 गुना तथा सी का 9 गुना है। ए और सी में अंतर ज्ञात कीजिए। तो हम इसके लिए क्या करेंगे कि फॉर्मूला लगाएंगे। ए और सी का उसने अंतर पूछा है, हम क्या कहेंगे, ए का 4 गुना यानी ए है वो कितना है 4x है, और बी कितना है वो कितना है 6 गुना है यानी 6x मान लेते हैं, और सी कितना है हमारा 9 गुना, तो हम कितना मान लेते हैं 9x। ठीक है, ए का 4 गुना, बी का 6 गुना, सी का 9 गुना है, तो ए और सी में अंतर ज्ञात कीजिए यानी इसका अंतर पूछा है। तो एक तो हम इस तरीके से कर लेंगे कि 9 और 6 कितने हो गए हमारे 15, 15 और 4 कितने हो गए 19, यानी 19x इज इक्वल टू 1710। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 9 से ये कितनी बार गए 99 जा होते हैं 170 यानी 90, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 90। अब x की वैल्यू को यहाँ रखेंगे तो 94 जा कितने हो गए 360। अब 9 के इसमें करेंगे, अब c की वैल्यू में रख देंगे तो कितना हो जाएगा 818। अब इसको क्या करेंगे कि हम इसमें से माइनस कर देंगे 0, 11 में से 6 की तो कितनी बची 5, और 7 में से 3 की तो कितना बचा 4, यानी हमारा कितना आ गया 450, यानी बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा 450। इतना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना है। ओके, अब हम चलते हैं 36। टोकरियाँ ए और बी में रखे फलों की संख्या में 7:9 का अनुपात है। यदि टोकरी ए में से 6 फल निकालकर टोकरी बी में डाल दिए जाएं तो यह अनुपात 1:3 हो जाता है। ए और बी में कुल कितने फल हैं? तो उसने ए और बी के टोटल फलों की संख्या निकाली है कि ए और बी में कितने टोटल फल हैं। तो हम क्या करेंगे कि 7 उसने कहा है, हमने मान लिया ए में जो है रेशियो वो 7x है, और बी में मान लिया ये है हमारा 9x है। ठीक है, अब यदि टोकरी ए में से 6 निकाल लिए, इसका मतलब 7x में से हमने 6 निकाल लिए। अब टोकरी बी में वो डाल दिए, इसका मतलब 9x प्लस की 6, यानी इस ए में से निकाले और बी में डाल दिए तो रेशियो 1/3 हो जाता है। तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे इसका। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर हम x की वैल्यू निकालेंगे, जो हमारी x की वैल्यू आएगी वो 2 आएगी। अब इसने कहा ए और बी में कुल कितने फल हैं, यानी x की वैल्यू 2 आ गई, तो इसका मतलब a में कितने हो गए 7 2 जा कितने हो गए 14, और b में कितने हो गए 9 2 जा कितने हो गए 18। टोटल ऐड करेंगे 8 और 4 कितने हो गए 12, 12 की 1 2 कैरी 1 1 और 1 3 ये कितने हो गए 32। इसका मतलब बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा 32। नेक्स्ट हम चलते हैं 37 पर। ये दिया गया है त्रिकोण में ए बी सी और एंगल ए डी बी का उभयनिष्ठ आधार ए बी है, और दोनों त्रिभुज ए बी के एक और स्थित हैं। तो डी है समलंब ए बी, और सी बी लंब ए बी, तथा ए सी जी इक्वल टू बी डी है। तो निम्न में से कौन सा सत्य है? तो इसका कौन सा आंसर राइट हो जाएगा 37 का सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं 38 पर। 4 त्रिभुजों की भुजाएं दी गई हैं, तो ऑप्शन दिए गए हैं। समूह कौन सा त्रिभुज जो समकोण बनाता है? जो समकोण त्रिभुज होता है वो हमारा 90 डिग्री का होता है। ये वाला जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है, और जो समकोण होता है उसकी जो 2 भुजाएं होती हैं, यानी लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर होता है, वो कर्ण के स्क्वायर के इक्वल टू होता है। तो हम इसमें से एक बार देख लेते हैं। अगर हम देखते हैं कि हमारे 20 का स्क्वायर और 22 का स्क्वायर करेंगे तो 24 के स्क्वायर के बराबर आना चाहिए, यानी 2 भुजाओं का ऐड हमारे तीसरी भुजा के वर्ग के ऐड के बराबर आना चाहिए। तो इससे हम पता लगाते हैं। देखो, अगर हम इन दोनों को करते हैं, इसको करेंगे, बी को करके देखते हैं, सी को करके देखते हैं, डी को करके देखें, इसमें से हमारा थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। एक बार हम आपको करके बता देते हैं। ये देखो, जैसे कि मैंने मान लिया ये वाला कोई एंगल है, इसे मान लिया मैंने बी, और ये मान लिया मैंने ए, और इसे मान लिया सी। इसे मैंने 11 का मान लिया, ये 60 का मान लिया। मैंने कहा कि दोनों जो बड़ी भुजा होती हैं वो कर्ण की भुजा के योग के बराबर होती हैं, यानी 61। तो 11 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर इज इक्वल टू 61 का स्क्वायर। 11 का स्क्वायर होता है 121, और 36 का होता है हमारा यानी 3600, और जो 61 होता है उसका होता है हमारा 3210। अब इसको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 37120 इज इक्वल टू 3720। आप लोग नहीं तो आप करके देख लेना, इसका थर्ड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं 39 पर। किसी चतुर्भुज के कोण 3:5:7:9 के अनुपात में है, तो चतुर्भुज के सबसे छोटे तथा सबसे बड़े कोण का अंतर ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे कि 3, यानी हमने पहला रेशियो मान लिया 3,
दूसरा मान लिया 5, तीसरा मान लिया 7 और ये मान लिया 9। जो चतुर्भुज होता है उसके चारों कोणों का जो ऐड होता है वो 360 होता है। हम देखते हैं 5 और 3 कितना हुआ 8, 8 और 7 15, 15 और 9 कितना हो गया 25। x इज इक्वल टू 360। तो x की वैल्यू निकालेंगे तो 15 बचा 50। ठीक है, एक बार देख लेते हैं। तो इसका ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, यानी 5 और 3 कितने हो गए 8, 8 और 7 कितने हो गए हमारे 8 और 7 15, 15 और 9 सॉरी 24 होते हैं। तो 24 से इसमें डिवाइड करेंगे तो 24 बन जा 24, कितनी बचेगी हमारी 201, यानी 24 5 जा कितने होते हैं 120। तो x की वैल्यू आएगी वो हमारी कितनी आ गई 15 आ गई। अब उसने कहा सबसे छोटा कोण, सबसे छोटा हमारा पहला है और सबसे बड़ा कोण यानी 9 है। तो 15 3 जा कितने होते हैं 45। ठीक है, और सबसे बड़े कोण का अंतर, सबसे बड़ा कोण कितना है 9x, यानी 59 जा कितने होते हैं 59 जा होते हैं 135। अब उसने पूछा है इसका सबस्ट्रैक्ट यानी अंतर पूछा है, तो 135 में से हम 45 को बड़े में से छोटे को घटा देंगे तो 0, 13 में से 4 गई तो कितनी बची 9। इसका मतलब 4 ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं 40 क्वेश्चन पर। किसी त्रिभुज का परिमाप 12 सेंटीमीटर है, यदि इसकी सभी भुजाओं की लंबाई पूर्णांक में है तो इस प्रकार के कितने विभिन्न त्रिभुज संभव हो सकते हैं। यानी जो उसका परिमाप है वो हमारा 12 सेंटीमीटर का दिया गया है, जो उसकी भुजाएं जो त्रिभुज होता है और उसका परिमाप क्या होता है कि A = B = C होता है, यानी टोटल जो एंगल की जो हमारी भुजाएं होंगी उनका ऐड 12 आना चाहिए। ठीक है, तो कितनी संभावित लंबाई ऐसी हो सकती हैं। तो देखो, एक तो हमारा हो जाता है 2, 5, 5 ये हो गया, एक हो सकता है 3, 4 और 5 हो सकता है, और एक हमारी 4, 4, 4 ये हो सकते हैं। इसका मतलब हमारे 3 एंगल ऐसे हैं जो संभव बन सकते हैं। तो इसका मतलब कौन सा आंसर राइट हो जाएगा हमारा 2 ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी। ठीक है, अगर आप लोगों को पसंद आ रही है तो शेयर ज़रूर करना। नेक्स्ट हम चलते हैं 41 पर। एक घनाकार गोदाम की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 56 मीटर, 42 मीटर और 10 मीटर है। इसके अंदर कितने घनाकार डिब्बे रखे जा सकते हैं यदि प्रत्येक डिब्बे की जो विमाएँ हैं 2.8 मीटर, 2.5 मीटर इंटू 7 सेंटीमीटर है। एक बात को इसमें देख लेते हैं, ये सभी मीटर हैं और ये सभी मीटर है, लेकिन ये सेंटीमीटर में दिया गया है। तो इसको या तो मीटर में चेंज कर लेंगे या फिर हम इसे सेंटीमीटर को ये सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे, किसी एक चीज़ में हम इसे चेंज कर लेंगे। ठीक है, तो देखो 1 मीटर = कितना होता है 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, और 1 सेंटीमीटर = कितना होता है 1/100 मीटर होता है। तो 7 सेंटीमीटर = कितना हो गया 7/100, यानी हम इसे लिख लेंगे 0.7 मीटर। हमने इसे मीटर में चेंज कर लिया है। ठीक है, अब हम आगे सॉल्व करते हैं। ओके, देखते हैं। तो पहला कितना है 56 × 42 × 10 अपॉन 2.8 × 2.5 × 0.7। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि ये देखो, ये पॉइंट के बाद में 2, 1 और 2, इसका मतलब हम ऊपर 2 0 बढ़ा लेंगे और पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर देंगे। ये पॉइंट के बाद 1 है, इसका मतलब हम 1 और 0 बढ़ा लेंगे और इस पॉइंट से हम क्या कर देंगे पॉइंट को कैंसिल कर देंगे। ठीक है, देखो 7 8 जा कितने होते हैं 56 और 7 4 जा कितने होते हैं 28। ठीक है, 25 बन जा 25, 25 4 जा कितने होते हैं हमारे 100 और 1 0 लगा हुआ है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे 4 से 4 को करेंगे, कितनी बार गया 10 बार। ठीक है, 7 से 7 को काटेंगे, कितनी बार गया 6 बार, 7 6 जा 42। ये देखो 8 और 8 6 जा कितने हो गए 48। ठीक है, 1 0 और 1 0 ये कितना हो गया 1 0 लगा दिया। इसका मतलब हमारा कितना आ गया 48 0 0, यानी थर्ड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम 42 पर। 42 है कि किसी लंबवृत्तीय बेलन के आधार की परिधि 528 सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई 2 मीटर है, तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो 42 है, उसका हम कैसे निकालेंगे कि जैसे किसी बेलन की परिधि 2πr = 528, तो 2 × इसकी वैल्यू रखेंगे r = 5 to 100 करेंगे, 21 से इसे काट देंगे, यानी 2 बार गया, कितनी बची 4 और 22 जा 4, इससे ये कितनी बार गया
12 बार और r की वैल्यू कितनी आ गई 84। ठीक है, ये r की वैल्यू आ गई। अब इसकी ऊंचाई निकालनी है, तो यानी अब क्या निकालना है, बेलन। बेलन का आयतन क्या होता है, जो हमारा बेलन का आयतन होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू हमें पता है 22/7 रखनी है। आर की वैल्यू हमें मालूम है कितनी हो गई 84 × 84 इजिकल टू एच। एच की वैल्यू 2 मीटर है, लेकिन ये सेंटीमीटर है, ये मीटर है, तो 2 मीटर में कितने सेंटीमीटर 100, तो इस पर हम क्या कर लेंगे 200। जब हम इसको काटेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 4.4352 आ जाएगा, यानी सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट कितना हो जाएगा 4.4352। किसी चतुर्भुज का क्षेत्रफल 227.2 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसके एक विकर्ण पर उसके सम्मुख शीर्षों से डाले गए लंबों की लंबाई 7.2 सेंटीमीटर तथा 8.8 सेंटीमीटर है। इस विकर्ण की लंबाई क्या होगी। तो देखो, किसी चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया गया है, किसी चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया गया है 2.7। तो हम क्या करेंगे, देखो आप लोगों को हम समझा देते हैं किस तरीके से हमने हमने चतुर्भुज बना लिया, चतुर्भुज बना लिया और इस ऐसे ये और ये हमारा कोई भुजा दी गई है, इसे मान लेते हैं हम H1 और इसे मान लेते हैं हम H2, और जो ये लंबाई दी गई है ये हमारी दूरी दी गई है, इसे मान लेते हैं हम D। ठीक है, D मान लेते हैं। अब हम क्या करेंगे कि जो क्षेत्रफल दिया गया है, क्षेत्रफल कितना दिया है, एक दिया गया है 7.2 और एक दिया गया है 8.8, यानी ये लंबाई दी गई है। तो क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है हमारा 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, यानी आधार इंटू ऊंचाई, क्योंकि ये त्रिभुज हो गया, ये तो ये ऊंचाई हो गई, ये आधार हो गया। ऐसी एक त्रिभुज ये हो गया, ये इसका आधार हो गया, तो ये आधार और ऊंचाई हो गई। तो हम क्या करेंगे कि हमने लिख लिया 227.2, हमारे दो क्षेत्रफल बन गए 1/2, आधार हमें पता है कि D है और ऊंचाई हमारी दी गई है, यानी लंबाई दी गई है, एक दी गई है 7.2, और ऐसे ही इसको प्लस करेंगे 1/2 D इंटू 8.8। ठीक है, क्या करेंगे कि 2 से हम इसको करेंगे तो कितनी गया 3.6 बार, और इसको अगर काटेंगे तो कितनी बार गया 4.4 बार। ठीक है, अब क्या करेंगे कि इन दोनों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, यानी 2.7.2 इजिकल टू 3.6 और 4.4 कितने हो गए हमारे 8 हो गए, और D से D में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया D। ठीक है, तो D की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इससे हम क्या करेंगे, इसमें भाग देंगे, तो कितनी बार गया 22.4 बार गया, यानी इसका 28.4 बार गया। इसका मतलब इसका B ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। कितना आ जाएगा 28.4 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं 44 पर। यदि 5, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। देखो, इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 जा कितने हो गए 15x माइनस प्लस 5 4 जा 20 माइनस 8 का 6 में देंगे 48x, माइनस से प्लस में देंगे माइनस, और 7 8 जा कितने हो गए 56 इजिकल टू 9x माइनस की 8। ठीक है, अब 15x माइनस के 14x, यानी x को एक तरफ ले लेंगे, ये माइनस की 9x इजिकल टू ये माइनस के 56 है, इधर की साइड में लाएंगे प्लस के हो जाएंगे, माइनस के 8 है, ये प्लस के 20 इधर की साइड में आकर के माइनस के हो जाएंगे। ऐड करेंगे हम 48 और 9 कितने हो गए हमारे 57, और 57 में से 15 घटाएंगे तो कितनी बचेगी हमारी यानी 15x माइनस के 57x इजिकल टू ये कितना हो गया 56 माइनस के 28, यानी कितने बचे 7 में से 5 गई तो 2, यहाँ कितनी गई 4, 5 में से 1 गई तो 4 इजिकल टू 6 में से 8 गई तो कितनी बची हमारी 8, और 4 में से 2 गई तो कितनी बची 2 इजिकल टू x की निकालेंगे तो 28/42, यानी 7 4 जा 2 से कट रहा है, 14 से 14 2 जा 28 और 14 3 जा कितना होता है 3, यानी x की वैल्यू आ गई 2/3। ठीक है, ये हमारी वैल्यू आ गई 2/3। अब हम क्या करेंगे, एक बार ये चेक और कर लेते हैं। ये देखो, ये माइनस की संख्या है, इसका मतलब ये माइनस आएगी, माइनस की 2/3 आ जाएगी। अब इतना आ गया समझ में, आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं कि अब जो वैल्यू हमारी x की वैल्यू आई है माइनस के 23,
उसको हम इसमें रख लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस के 2x प्लस की 1 में, यानी 2/3 का होल स्क्वायर माइनस के 2 इंटू 2/3 और प्लस की 1। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर 4/9 माइनस के माइनस और माइनस मिलके प्लस के 4/3 इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब क्या लेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, यानी एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 4 प्लस 3, एलसीएम आ जाएगा 9, 3 3 जा 9। ठीक है, और 4 3 जा कितने हो गए 12, 9, तो ये कितना हो गया 12 और 4 16, 16 और 9 कितना होगा 25/9। इसका मतलब 4 ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी 25/9। नेक्स्ट हम चलते हैं 51 पर। जब a इज इक्वल टू 1 है, b इज इक्वल टू -3 है तथा c इज इक्वल टू -2 है, तो a, यानी हमें क्या करना है कि a की जगह पे 1 रखना है, b की जगह पे -3 रखनी है, c की जगह पे -2 रखना है। तो आप लोग कर सकते हो, लेकिन फिर भी हम एक बार इसको करा देते हैं। वैल्यू पुट करनी है 1 प्लस 9 माइनस के 2 प्लस 9, 1 प्लस 9 प्लस 4 प्लस 2, 1 प्लस 9। पता है किस तरीके से किया है, बी की जगह पे और सी की जगह पे, ए की जगह पे ये वैल्यू रखी है। 1 इंटू 9 और 1 कितने हो गए, 10 में से 2 गई तो कितनी बची 8, ये कितना बचा 9 इंटू, ये ऐड कर लेंगे कितना हो गया 14। ठीक है, प्लस 2 इंटू 10 ऐड करेंगे कितना हो गया 8 प्लस 49 जा कितने होते हैं 126 प्लस 20 इज इक्वल टू 154। तो इसका मतलब कौन सा आंसर राइट हो जाएगा, बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 46। 46 में x माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, इसमें क्या करेंगे कि इसका इसमें डिवाइड देंगे, x प्लस वाई इसका डिवाइड देंगे और इसमें x प्लस वाई इसका डिवाइड करेंगे। जब हम डिवाइड देंगे तो इसमें सभी कट जाएंगे। ठीक है, तो हमारा कौन सा आंसर राइट हो जाएगा, इसमें सॉल्व करेंगे तो हमारा 3 ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं 47 पर। तो नेक्स्ट चलते हैं 47 पर। 47 में क्या है कि निम्न आंकड़ों के लिए माध्यक, बहुलक और परिसर का मान ज्ञात कीजिए। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि इन सबको हम आरोही क्रम में लिखेंगे, क्योंकि माध्य निकालने के लिए, बहुलक के लिए, इस सभी के लिए इसे सबसे पहले से हमें आरोही क्रम में लिखना पड़ेगा। तो आरोही क्रम में पहले 0 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 9, 11, 11, 17, 18, 20, 24, फिर 25, 25, 25, 29, 30, 30, 44 और ये कितना हो गया 50। कितना हो गया 50। अब ये टोटल देख लेते हैं कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। तो मध्य का निकालने के लिए फॉर्मूला होता है n प्लस 1/2, यानी 17 प्लस 1/2 इज इक्वल टू कितना हो गया 18, 18/2 का मतलब 9। अब 9 पर देख लेते हैं कौन सा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9वां पद कौन सा है हमारा, 9वां पद दिया गया है 24। इसका मतलब जो हमारा माध्यक आया है, मध्यका आई है, वो कितना आ गई हमारी 24। ठीक है, अब निकालेंगे बहुलक। बहुलक निकालने के लिए देखते हैं कि बीच की वैल्यू, तो ये कितने हैं हमारे 8 और ये कितने हो गए टोटल 8, बीच में हमारा क्या बचा 25। तो जो बहुलक है वो हमारा कितना निकल के आया 25। ठीक है, अब निकालेंगे हम माध्य, यानी पहले निकालेंगे हम परास। परास निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है कि जो बड़ा होता है, बड़े में से सबसे छोटे वाले को घटा देते हैं। तो इसमें सबसे बड़ा कौन सा दिया गया है 50 और सबसे छोटा कितना है 0। तो इसका मतलब जो परास निकालते हैं तो वो कितना आ जाएगा 50, क्योंकि 50 में से 0 गई तो कितनी बची 50। ठीक है, अब निकालेंगे हम माध्य। इन सब का माध्य क्या होगा, तो माध्य निकालने के लिए 24, 25 और 50 इनको ऐड कर देंगे। तो 50 और 25 कितने हो गए 75, 75 और में 24 कितने हो गए 75, यानी 5 और 4 9, ये हो गया 9, 5 और 2 7, 7 और 2 कितना हो गया 9, यानी टोटल वैल्यू कितनी आ गई इसकी 99। ठीक है, कितनी आ गई इसकी टोटल वैल्यू, हम लिख लेंगे कि वैल्यू यानी माध्य बराबर हम कितना लिखेंगे 24 प्लस 25 प्लस 50/3 इज इक्वल टू 29/3, क्योंकि ये टोटल कितने हैं 3, तो 3 ये कितनी बार गया 33। तो इसका जो माध्य आया है वो कितना आ गया 33। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं
48 पर एक गणितीय प्रमेय है। तो यह ऑप्शन दिए गए हैं कि यह एक कथन जिसे अवग्रहितों की तर्कसंगति युक्तियों द्वारा सिद्ध किया जाता है, एक कथन जो कि सदैव सही होता है और उसे उत्पत्ति की आवश्यकता नहीं है, एक कथन जिसकी सत्यता या असत्यता की कोई जानकारी नहीं है, या एक कथन जिसकी उत्पत्ति यथेष्ट साक्ष्य से रहित है। तो कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? इसका फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है 49 कि वस्तुएं जो कि एक समान वस्तु के बराबर हैं वे एक दूसरे के बराबर होंगे, या अवग्रहित जो अंक गणित व बीज गणित का आधार दिया है ये किसके लिए दिया गया है? तो 49 का हमारा 1 क्वेश्चन इज राइट आंसर हो जाएगा। 50 से मिलते हैं, गणित में अंतःविषयकता को प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित में से किसी अकाल योजना के रूप में उपयोग किया जा सकता है। तो किसे किया जा सकता है? इसमें देखो हम परियोजना प्रोजेक्ट विधि राइट है, ये इसका आकलन योजना जरूर है। क्षेत्र भ्रमण यानी अगर हम किसी के बाहर जा कर के क्षेत्र घूम करके अगर किसी चीज़ को किसी फील्ड में देखते हैं तो बहुत अच्छा कार्य होता है, यानी उसकी योजना अच्छे से रूप में तैयार हो जाती है। ठीक है। वर्णन उसका वर्णन करना नहीं। ओलंपियाड यानी किसी गेम वगैरह में जा कर के उसका आकलन करना, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। इसका मतलब ए और बी फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं 51 पर, किस विधि से यह सिद्ध किया जा सकता है कि दो समपूर्णांकों का योग सदैव सम होता है? तो 51 का कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? उसका प्रत्यक्ष विधि से हम ये पता लगा सकते हैं कि दो समपूर्णांकों का योग सदैव सम ही होता है। गणित के उच्च प्राथमिक स्तर पर निम्नलिखित में से किन कौशलों को प्रोत्साहित किया जा सकता है? किन कौशलों को प्रोत्साहित किया जा सकता है? देखो, मानदर्शन, उसका मानस दर्शन करना। ठीक है। पक्षांतरण विधि के द्वारा उसे कंठस्थ करना यानी उसे रटाना, ये बिल्कुल रॉन्ग है। सामान्यीकरण किया जाता है। अनुमान लगाना यानी कहीं भी जब तक बच्चा अनुमान नहीं लगाए, अपने अंदर विचार नहीं लेके आएगा जीन पियाजे के अकॉर्डिंग, जब तक विचार नहीं आएंगे उसके अंदर तब तक वो बाहर के उच्च प्राथमिक स्तर पर अनुमान लगा सकता है। प्राथमिक स्तर पर तो नहीं, लेकिन उच्च प्राथमिक स्तर पर वो अनुमान के द्वारा इनको कर सकता है। तो कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? ए बी डी ई यानी फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। 53 पर चलते हैं, निम्नलिखित में से किस कार्य से विद्यार्थियों में विवेचनात्मक विचारों के विकास की संभावना न्यूनतम है? हमारे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें से कौन सा आंसर हमारा राइट हो जाएगा? 53 का कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं 54 पर, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार सभी के लिए गणित उपलब्ध कराने का व्यापक उद्देश्य निम्नलिखित में से किससे साधित है? तो किससे साधित है? ये हमारे ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। विभिन्न क्षेत्रों विभिन्न सामाजिक समूह वाले गणितज्ञों के योगदान की विशिष्टताओं पर बल देना। ठीक है। नेक्स्ट है 55, गणितीय कक्षा को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित में से क्या प्रभावी है? तो उसको प्रभावी बनाने के लिए क्या ज़रूरी है? देखो, कार्य और समूह में समस्या सुलझाना, ये तो रॉन्ग हो गया। महत्व देना, गणित एक मूर्त विषय है, महत्व दिया जाना चाहिए कि अनिवार्य रूप से गणित एक सिर्फ गणित नहीं, सबको समान शिक्षा देनी चाहिए। एक प्रश्न को हल करने के लिए विभिन्न तरीकों को प्रोत्साहित करना चाहिए, ये राइट हो जाएगा, क्योंकि विभिन्न तरीकों का प्रयोग करना, अगर बच्चे को एक चीज़ से रुचिकर नहीं लगता है तो उसे विभिन्न उदाहरणों का यूज करना चाहिए। 56 है, आयतन के मापन के शिक्षण और अधिगम संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वांछनीय है? तो कौन सी प्रक्रिया वांछनीय है? तो इसका 4 ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। विद्यार्थियों को विभिन्न आकृतियों के आयतन के परिकल्पना हेतु प्रयासों की क्या करनी चाहिए? उसकी प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक है, प्रोत्साहित करना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं 57 पर, पियाजे के अनुसार बच्चों की दिक् स्थान की समझ के निम्न में से क्या सही नहीं है? ध्यान रखना, उसने नेगेटिव पूछा है कि क्या सही नहीं है। तो देखो, प्रगति के सुनिश्चित करने के लिए उसे अनुसरण करना चाहिए, राइट हो जाएगा। ज्यामितीय बोध की प्रगति इतिहास क्रम में होती है, न कि तर्क संगत में होती है। ये तर्क संगत में नहीं होती, इसने ये बोल रहा है, ये रॉन्ग हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा। इसका मतलब उसने नेगेटिव पूछा है, तो हमारा कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं 58 पर, -12 इंटू -13। इसको पहले सॉल्व कर देते हैं। -12 इंटू -30 का मतलब हो गया कितना? 36 हो गया। -4 से इसमें डिवाइड देंगे, यानी 4 से इसमें डिवाइड देंगे तो कितना हो गया? -5। और ये कितना हो गया? 8 से 23 में देंगे तो
3 क्योंकि माइनस और माइनस मिलके प्लस, ठीक है, और माइनस के 16 यानी 2 से 8 में देंगे तो कितना हो गया, माइनस के 8 हो गया, माइनस का 8 हो गया, ठीक है। अब इसको लिख लेते हैं हम, सॉरी, तो माइनस के ये कितना हो गया 36, ये कितना हो गया डिवाइड प्लस में हो गया, यानी इसको सॉल्व कर लो, 8 3 आज कितने हो गए 3, और ये कितने हो गए 4 5 जा कितने हो गए 50, माइनस के ये प्लस के, तो ये कितनी बची माइनस की 3, और प्लस और माइनस मिलकर के क्या हो जाता है माइनस, इसका मतलब यहाँ लिख लेते हैं हम माइनस के 2, प्लस ये कितना हो गया 2 से कितनी बार गया 8 बार, यानी 8 प्लस के हैं, तो ये कितना हो गया हमारा, ये हो गया 8 इजिकल टू, और 7 से 28 में दिया तो कितना हो गया 28, यानी 4 बार और प्लस की x, ठीक है। तो 36, ये कितना हो गया, ये हमारा आ गया, ये कितना हो गया 8 माइनस के इधर को लेके आएंगे तो ये कितने हो गए प्लस के 8, तो ये कितने हो गए प्लस और माइनस मिलके माइनस के 2, तो 8 और 2 कितने हो गए 10 में से 4 गए तो कितनी बची 6, ठीक है, 6 बचे हमारे, तो ये हो लिख लेंगे हम 6 इजिकल टू, ये कितना हो गया x, 1 मिनट, यहाँ पर ये माइनस के 8 है, ये प्लस के हो जाएंगे, ठीक है। 8 और 4 कितने हो गए 12 में से 2 गए तो कितनी बची 10, यानी प्लस के, तो x इजिकल टू कितना आ गया 46, यानी 3 ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। 59 चलते हैं, यदि 8 अंकों वाली संख्या इतनी है तो 18 से विभाज्य कितने होगा, तो हम 88 के फैक्टर कर लेंगे, कितना होगा 11 × 8, यानी 11 से और 8 दोनों से उसका डिवाइड होना चाहिए। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि 8 से विभाज्यता की जांच क्या होती है, कि पीछे के जो हमारे अंक दिए गए हैं 3 अंक, उनमें डिवाइड जाना चाहिए, तो 6 7 और 2, इसमें हमारे मान लो 2 नहीं कुछ और भी देख लो, पर 8 से देख लेते हैं जा रहा है कि नहीं, 2 रख के देखते हैं। 8 8 जा कितने हो गए 64, और 7 से 4 गई तो 2 कितने बचे 4, तो इसका मतलब y की जो वैल्यू है वो 2 आ गई, ठीक है। अब हम x की वैल्यू देखेंगे क्या होगा, लेकिन उसके पहले हमें 11 के विभाज्यता की जांच देखेंगे कि विषम स्थान के अंकों का ऐड और सम स्थान के अंकों का ऐडों का अंतर 11 से इसमें डिवाइड जा रहा है तो वो वैल्यू मानी जाएगी। तो हम विषम स्थान कितना हो गया 3, फिर हम मान लिया 3 जगह x, फिर लिख लिया 8 और फिर लिख लिया 7, ठीक है, माइनस हमने मान लिया 0, फिर मान लिया हमने 0 और फिर दिया गया है 6 और फिर लिख लिया हमने 2, ठीक है। तो ये कितनी आ गई 18 प्लस x माइनस के 8 इजिकल टू 10 प्लस x, ठीक है, 10 प्लस x। अब हम क्या करेंगे कि 10 प्लस x इसमें देख लेते हैं ये कितने से डिवाइड है, तो 18 में इधर x की वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू हमारी कितनी आनी चाहिए, अगर हम x की जगह पर 1 रख देते हैं, अगर हम x की जगह पर 1 रख देते तो हमारी वैल्यू 0 आ जाएगी, और 0 में 11 से डिवाइड ज़रूर जाएगा, तो हम x इजिकल टू 1 आ गई और y इजिकल टू 2 आ गई, तो इस वैल्यू को इसमें रख देंगे यहाँ, तो 3 × 1 + 2 कितना हो गया 5 हो गया, इसका मतलब हमारा बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा, बी, कौन सा आंसर, बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। 16 पर चलते हैं, ठीक है, 6 से 2/3 डिवाइडेड 2/1/2 इंटू 3/3/4 माइनस के 5 1/2 इंटू 4 1/2 प्लस 1 2/3 7, इसमें क्या करेंगे कि पहले इसका क्या लेंगे, इन दोनों को काट देंगे, 2 से 1 बार गया 2 से 2 बार गया, अब इसका एलसीएम ले लेंगे 7/8 प्लस 1/1/2 का, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे 6 × 18 18 2 कितने हो गए 20/3, ठीक है, डिवाइड 2 दूनी 4 और 1 5/2 इंटू 4 × 12 3 15/4 इंटू 4 चौक 16 और 1 17/4 प्लस 3 1 3 और 3 2 5/3, ये कितना आ गया 7/8 और 1/2, इसका हम एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा आंसर 7 और 4, यानी 2 4 जा कितने हो गए 8 और 4 1 जा 4, यानी 11/8, ठीक है, 11/8 आ गया, तो इसके बीच में मल्टीप्लाई कितनी हो गई इतने, यानी 5/3 इंटू 11/8। अब हम क्या करेंगे कि 23 इसको क्या कर लेंगे 2/5 कर लेंगे और इंटू 15/4 कर लेंगे और 17/4 कर लेंगे, ये हो गया प्लस
5/3 कर लेंगे और 11/8 कर लेंगे। ठीक है, अब इसको हम काट देंगे। 2 1 जा 2 होता है, 5 से ये 3 बार कट गया। ठीक है, 4 से ये 5 बार कट गया और 3 से ये 3 कट गया। ठीक है, ऊपर कितना बचा है हमारा 75 जा कितने हो गए 85/2 और प्लस के इसको काटेंगे तो 5/24, यानी इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेकर के हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो 60 का हमारा 1 आंसर राइट आंसर आ जाएगा। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि ये समझ में नहीं आया है, तो इसे सॉल्व करके हम कमेंट बॉक्स में डाल देंगे। ठीक है, तो ये थे हमारे मैथ के टोटल 60 क्वेश्चन। अब नेक्स्ट हमारे आते हैं साइंस के, वो हम नेक्स्ट वीडियो में हम आगे साइंस के क्वेश्चन आपको सॉल्व कराएंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक